हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी आने वाले शिफ्टों की एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और साथियों काफ़ी दोस्तों का तो हो भी चुका होगा, वो अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की सेशन में हम आपको आने वाले शिफ्टों में यानी 7, 8, 9, 10 और 14 अक्टूबर को जितने भी भाइयों का एग्जाम है और आने वाले शिफ्टों में जो साथियों नवंबर तक तो एग्जाम है, ये सभी को मालूम होगा। तो साथियों उसके लिए हम आज यहाँ से फुल पेपर नंबर पहला करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हम लोग 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के लिए कर रहे थे फुल पेपर। तो अब साथियों हमें टारगेट रखना है जितने भाई का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो उनके लिए साथियों ये फुल पेपर होगा, जिसमें साथियों जीके, इंग्लिश, रीजनिंग के वो क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों आपका केवल नंबर चेंज रहेगा साथियों, लेकिन सवाल का लेवल साथियों बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है। जो भी आज की सेशन में केवल क्वेश्चन 50 से ही साथियों आपका पूरा मतलब कि मालूम हो जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह का सवाल आएगा। यदि मैथ की साथियों बात करेंगे तो आज शाम को हम आपको अलग से एक मैथ की क्लास प्रोवाइड करेंगे, जिसमें साथियों एमटीएस जिस तरह से आपका सवाल बनाएगा और जिस तरह से आपका आएगा। ओके दोस्तों, मैथ का आप सभी के काफ़ी डिमांड था, तो मैथ का आप टेंशन ना लीजिए, शाम को एक क्लास हम प्रोवाइड अलग से आपको मैथ के करने वाले हैं। तो इसमें साथियों हम लोग जीके, इंग्लिश और रीजनिंग के वही क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आपके पेपर में रहेगा, तो बिल्कुल भी A to Z बदलाव नहीं होगा, याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लास की टाइमिंग आप सभी को पता होगा, सुबह 8 बजे और शाम को 6:30 बजे डेली लगातार क्लास चलती है। तो टेलीग्राम से अभी तक हमारे आप नहीं जुड़े हैं तो साथियों टारगेट विथ विवेक के नाम से आप जरूर जुड़िए। यदि साथियों आपका इन 50 क्वेश्चन में से मान लीजिए 46 क्वेश्चन सही हुआ है तो आपकी तैयारी तो काफ़ी अच्छी है। और लास्ट में आते आते जब आपका एग्जाम रहेगा ना साथियों, आप देखेंगे आपका फुल में से फुल आने लगेगा। मोस्ट वेटेज और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई? तो पहला ही सवाल आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। तो किस नृत्य रूप की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? तो कुचिपुड़ी साथियों आप सभी को पता होगा, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो आंध्र प्रदेश से हुई। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड। डैश कुर्ग को कोडा समुदाय का फसल पर्व है? तो बताइए साथियों, कुर्ग के कोड़ा समुदाय का फसल पर्व है। तो याद रखिए दोस्तों, पुट्टारी कुर्ग के क्या साथियों, पुट्टारी कुर्ग के कोड़ा समुदाय क्या है? फसल पर्व है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लुइस कैरोल की पुस्तक है? यदि साथियों जब हम तक सवाल पढ़ रहे हैं तो आपका राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए। ऐसी तैयारी चाहिए साथियों यदि आपको एमटीएस में एक सीट कंफर्म करनी है। तो लुइस कैरोल की पुस्तक कौन इनमें से? तो याद रखिए दोस्तों, एलिस एडवेंचरस इन वंडरलैंड है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी योजना दुनिया की शीर्ष 10 प्रमुखों पहलों में शामिल हुआ है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि भारत की ऐसी कौन सी योजना थी जो कि दुनिया की शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में क्या हुआ है साथियों? शामिल हुआ है। तो वो साथियों नमामि गंगे योजना है। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 5। ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो ह्यूमस साथियों मृदा के किस भाग में पाया जाता है? आप लोग राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए साथियों ए क्षितिज में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। स्पंज प्राणी जगत के किस संघ से संबंधित रखता है? तो साथियों स्पंज होते हैं प्राणी जगत के, वो किस संघ से संबंध रखता है? तो मेरे भाई ये पोरीफोरा संघ से संबंध रखता है। याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और साथियों आपके पेपर में जो जीके का 25 क्वेश्चन रहेगा उसमें सबसे पहले जानते हैं दोस्तों एमटीएस एसएससी क्या कर रहा है? सबसे पहले साइंस का क्वेश्चन ऐड कर रहा है, जिससे कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर और कॉन्फिडेंस लूज कर दे रहा है। लेकिन भाई आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि एकदम साइंस के क्वेश्चन ईजी आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। यदि आपको न आए साथियों तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट करके उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा समय के लिए स्किप कर देना और आगे बढ़ के दोस्तों क्वेश्चन दूसरा अटेम्प्ट कर लेना है। ओके आप यदि मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी साथियों वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की नहीं जरूरत है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आगे बढ़ के साथियों क्वेश्चन जब देखेंगे बिल्कुल आपका 100 लेवल क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस आने लगेगा।
यदि आप अगला क्वेश्चन सही कर देते हैं तो बी ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो इस तरह से साथियों आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप कौन है? तो चोलिया साथियों। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 8, भारतीय संविधान का भाग किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों 20 संविधान संशोधन संबंधित है। तो जो आपका भारतीय संविधान का भाग 20 ने से, तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन से यहाँ क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 9, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थी। तो जो गंगा और सोन नदियां जैसी साथियों थी वो प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती थी? तो याद रखिए दोस्तों मगध से होकर पहले बहती थी, जैसे गंगा और सोन जैसी नदियां थी प्राचीन भारत महाजनपद मगध से होकर बहती थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो पोवाड़ा नृत्य साथियों किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? याद रखिएगा महाराष्ट्र का है। जितने भी साथियों हमने सवाल लिया है ना, बिल्कुल यही आपका पैटर्न रहने वाला है। इसमें टोटल आपका जो क्वेश्चन 50 तक जाएंगे हम लोग। भाई हम आपको बता दें रीजनिंग के जितने भी हम क्वेश्चन लिए ना, बस आपका मैं वादा के साथ कर सकता हूँ, बस आपका नंबर चेंज होगा, पैटर्न तो बिल्कुल वही रहेगा। याद रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला का रूप है? तो किस राज्य में भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला का रूप है? तो दोस्त याद रखिए हरियाणा राज्य में। ऑप्शन सी यहाँ इसका आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह होती है, यह पराग को फंसाकर रखती है? तो पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह होती है, यह साथियों पराग को क्या करता है, फंसा कर रखती है? तो याद रखिए वर्तिकाग्र साथी, वर्तिकाग्र। बी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफी अच्छे से याद करोगे। और साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि जितने भाई चैनल पर नए आ रहे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिए। जिनका भी एग्जाम है साथियों एमटीएस का, वो उनका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस यूट्यूब चैनल पर डेली का डेली आपको क्लास प्रोवाइड की है और तैयारी हम लोग काफ़ी अच्छे से करें। बिना साथियों एक भी दिन मिस नहीं करते हैं, आपके लिए डेली का डेली क्लास यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, मणिपुर की इम्फाल घाटी किस शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो मणिपुर की इम्फाल घाटी याद रखिए तो कौना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? ऑप्शन यहाँ इसका आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 देखिए, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो भारत में जो दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग वो साथियों एल्यूमिनियम है। सी ऑप्शन एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों याद रखिएगा अनुपम खेर हैं। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 16, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है या साथियों कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सभी को पता होना चाहिए, भानु अथैया मेरे भाई। ऑप्शन यहाँ इसका आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मक्का और धान की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मक्का और धान की कटाई के दौरान साथियों एक हुरका बाउल नृत्य किया जाता है, ये किस राज्य से संबंधित रखता है? राइट ऑप्शन दीजिए। याद रखिए दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए सभी दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? अभी तक तो साथियों आपका बंदरगाह से सवाल नहीं पूछा है एमटीएस, और आपका आर्टिकल जनगणना पंचवर्षीय योजना से काफ़ी क्वेश्चन कम पूछा है। तो आने वाले शिफ्टों में साथियों आपसे अब जो आर्टिकल जनगणना पंचवर्षीय योजना और साथियों दिवस इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में, तो आप अच्छे से देख कर जाइएगा। तो ज्वारीय बंदरगाह याद रखिए दोस्तों कांडला, और झील से भी अभी तक पेपर में सवाल नहीं पूछा, और साथियों राज्य राजधानी और मुद्रा से भी सवाल आपके पेपर में अभी तक नहीं आया है। याद रखिएगा साथियों, सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी?
थी। और हम आपको बता दें कि जितने भी भाई का एग्ज़ाम 7 और 8 अक्टूबर को, तो 7 वाले डेट को एग्ज़ाम को उनका पेपर एकदम ईजी आने वाला है। पहला शिफ्ट की बात करेंगे तो 8 वाले को साथियों थोड़ा सा देखिए मॉडरेट लेवल का जाए, क्योंकि एमटीएस का ये रूल हो चुका है कि पहले दिन का पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम काफ़ी ईजी देंगे, उसका सेकेंड दिन का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा हार्ड बनाएंगे। तो इसलिए साथियों आप थोड़ा सा डीप पढ़ के जाइएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है। तो 1782 में साल भाई की संधि हस्ताक्षर हुई थी 1782 में। ओके दोस्त, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो याद रखिए दोस्तों, अंडाणु है। बी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 21, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान यानी हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? तो 1896 साथियों किस समाज सुधारक ने पूना में एक शैक्षिक संस्थान यानी हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? तो थोंडो केशव कर्वे ने साथियों, थोंडो केशव कर्वे ने किया था। ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए साथियों यहाँ से करंट अफेयर के 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, बाई चांस आपके पेपर में ऐसे सवाल मिल सकते हैं। देखिए 23 जुलाई 2023 को एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? क्योंकि एसएससी साथियों कभी भी 2024 का सवाल करंट अफेयर का नहीं पूछता, डायरेक्ट 2023 का सवाल पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो 23 जुलाई 2023 को एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ था साथियों, ये मालदीव में हुआ था। ऑप्शन यहाँ इसका आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जुलाई 2023 को आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जो साथियों आईसीसी 2023 का वर्ल्ड कप मैच हुआ था, इसमें भारत देश ने मेजबानी किया था। ये सभी को पता होगा, भारत ने मेजबानी किया था, लेकिन विजेता साथियों ऑस्ट्रेलिया रहा था। किसे हरा कर साथियों? तो अपने प्यारे भारत को ही हरा कर था। और सबसे अधिक रन कौन बनाए थे? विराट कोहली ने सबसे अधिक रन बनाए थे। और सबसे अधिक विकेट कौन लिया? तो साथियों सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिया था, जो कि उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ओके ध्यान रहे, तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने गए थे? तो शाहरुख खान बने थे। ऑप्शन यहाँ का हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? और साथियों आपको ये भी अच्छे से ध्यान से चलना है कि 2023 का आईपीएल से भी सवाल आपके पेपर में पूछ सकता है कि आईपीएल में फाइनल में कौन कौन सी टीम मतलब कि आपने सामने हुई थी, तो किस स्टेडियम में खेला गया था? तो सभी को पता होगा 2023 का जो साथियों फाइनल मैच खेला था गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में खेला गया था। चेन्नई और आपका अहमदाबाद के बीच में ही मैच खेला गया था, अरे गुजरात टाइटंस के बीच में, जिसमें साथियों सीएसके ने हरा दिया था 5 विकेट से। ओके ध्यान देंगे आप लोग। तो कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो मेरे भाई अनुच्छेद 66 है। ऑप्शन यहाँ का आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान से लिए गए? किस देश के संविधान से लिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व? तो दोस्त ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन को यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉक कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 26, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है मेरे भाई? तो कैबिनेट सचिव हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27, भारत के किस राज्य में 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद पहले पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कानून बनाए गए? तो मेरे भाई जो भारत के किस राज्य में 73वां जो संवैधानिक संशोधन उसके बाद पहली पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित कानून बनाए गए थे, तो ये बिहार में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। भाई एमटीएस का जो फेवरेट जैसे टॉपिक रहता है ना साथी, मेला त्यौहार और साथियों दिवस पंचवर्षीय या जनगणना, तो फेवरेट सवाल है भाई। अभी सवाल नहीं आया अभी तक, देखते हैं अब आने वाले शिफ्ट मास्टर। लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाना है, टॉपिक स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक को देख कर जाना है दोस्त, याद रखना है। गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन सभी को पता होना चाहिए 1942 से स्टार्ट किया था, गांधी जी इनके मेन थे। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? लेकिन दोस्त हर शिफ्ट में अभी तक पुस्तक से सवाल आया है पेपर में, तो ये कन्फर्म है कि आपके पेपर में आएगा। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा? वो भी साथियों काफ़ी इजी सवाल आ रहे हैं।
ज़्यादा कठिन नहीं है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक जो प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की है, और सचिन तेंदुलकर जी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि 100वां जो मतलब कि शतक लगाया था अपना 100वां 100, वो किस देश के खिलाफ, तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था मेरे भाई, याद रखना है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी सवाल किया है कि बाई चांस मेरा दिल करा कि पेपर में आ सकता है सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 30। भारत का जीव मंडल रिजर्व यानी नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ का हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन, बिल्कुल साथियों आपका इंग्लिश का पैटर्न यही रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है। देखिए ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विथ एक्सिस वाटर एज इन ए फ्लड, तो यहाँ से वन वर्ड आपको बताना है। जैसे कि साथियों किसी क्षेत्र में क्या हो जाता है, बाढ़ की तरह अतिरिक्त पानी से भर जाता है, तो उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या बोल सकते हैं? किसी क्षेत्र में जो पानी बाढ़ की तरह अतिरिक्त पानी भर जाता है किसी भी वजह से, तो उसको लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए? इनुनडेट हो जाएगा, स्टॉर्म, कवर या सुपरसेड। और दोस्त आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? इननडेट का मतलब क्या होता है साथियों? आपका बाढ़ होता है, याद रखेंगे। और स्टॉर्म मतलब आंधी होता है, कवर मतलब आप सभी को पता आवरण होता है। और मेरे भाई सुपर सेट का मतलब क्या हो जाएगा? जगह लेना होता है, जगह लेना होता है। लेकिन साथियों यहाँ पे क्या, ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विथ एक्सेस वाटर एज इन अ फ्लड, तो इसका मतलब क्या है? इननडेट हो जाएगा। तो बाढ़ वजह से बोला जाता है, बाढ़ आ जाता है ना, कहीं पानी जुड़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बाढ़ आ जाता है। जैसे हम लोग के गाँव में आई थी कुछ दिन पहले, तो बाढ़ आई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। द गिवन सेंटेंस कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर, द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर। आपके पेपर में 2 सवाल कन्फर्म रहेंगे सर इससे रिलेटेड, याद रहे, यानी 6 नंबर तो यहीं से आपको मिलेगा। जैसे देखिए दोस्तों क्या दिया है, आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम। आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम। तो यदि साधु आपके पेपर में इस तरह का सवाल आया तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, आई विल हैव जो दिया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये आपका पकड़ के चलिएगा। इसी तरह का आपको बदलाव वहाँ पे भी देखने को मिलेगा पेपर में। तो यदि सभी आई विल हैव के मतलब दिया है तो इसके स्थान पे हमेशा याद रखिए दोस्तों केवल आई हैव का प्रयोग होता है। क्या दोस्तों? आई हैव का। आप सोच रहे हैं क्यों सतु? याद रखिए दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस है ना, आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम। यदि कल हम आपको ज्वाइन जरूर करेंगे, यदि मेरे पास टाइम रहता है। आप बोलते हैं ना कि यदि मेरे पास समय रहेगा तो कल मैं आपके पास आऊँगा, पार्टी में जैसे जानूंगा तो आपके साथ जरूर मिलूंगा, जैसे रहता है। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें हमेशा याद रखिए दोस्तों, यदि इफ़ वाली क्लॉज आ गया, इफ़ वाली क्लॉज आया, यहाँ पे देखिए इफ़ दिया है ना, इफ़ वाली जो क्लॉज इसमें विल सेल का प्रयोग नहीं होता है। किसमें साथियों? जो इफ़ का प्रयोग यदि है इसमें तो साथियों विल सेल का प्रयोग नहीं होता है। क्या साथियों? विल सेल का प्रयोग नहीं होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा आप लोग। और यदि साथियों यह साथियों प्रेजेंट इंडिफिनिट में होती है, यह साथियों किस में होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है मेरे भाई। जैसे दूसरी क्लॉज क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडिफिनिट में प्रयुक्त होती है ये। इसलिए साथियों आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई हैव टाइम, सिंपल सा हो जाएगा। तो इनमें से साथियों ग्रामेटिकली मिस्टेक कौन सा है? तो विल हैव टाइम की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल आई हैव टाइम हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। हमेशा याद रखिए दोस्तों, यदि इफ वाली क्लॉज आ गया विल सेल का प्रयोग नहीं होता है, याद रखेंगे आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। एब्यूज का बताइए पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। एब्यूज जिसे आप लोग बोलते हैं दुरुपयोग या आपका दुरुपयोग करना होता है, तो इसका क्या? टर्मिनेट क्या हो जाएगा? समाप्त कर देंगे। यूज हो जाएगा आप सभी को उपयोग, और क्लोज बंद या हार्म हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? हार्म हो जाएगा, नुकसान करना होता है ना, हार्म हो जाएगा। एब्यूज का क्या हो जाएगा? हार्म हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 34। देयर इज नो प्रॉब्लम विथ योर बाइक, इट इज़ गुड कंडीशन। ये सवाल मैंने साथ पहली बार दूसरी बार करा रहे हैं साथी। देयर इज नो प्रॉब्लम विथ योर बाइक, इट इज़ इन गुड कंडीशन। तो साथियों आप देखेंगे ना, जो आपका लास्ट के 5 क्वेश्चन यानी क्लोज टेस्ट रहेगा साथियों आपके पेपर में, यदि फिल इन द ब्लैंक्स दिया तो आप साथियों थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन भाई आराम से क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, अपने आप आंसर निकलता आएगा। और भाई यदि आपके पेपर में जैसे कि गद्यांश पद्यांश के दे रहा है और आपको क्वेश्चन दे रहा है, वैसे आ गया ना भाई, आप 5 में से 5 एकदम आराम से कर ले जाएंगे।
तो ध्यान देंगे साथी, जैसे क्वेश्चन ऐसे पढ़े हैं जैसे हमने ना, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ योर बाइक, इट इज़ इन गुड कंडीशन। यदि आपने इंग्लिश का प्रैक्टिस किया होगा ना, बिल्कुल आपके जुबान पे ऐसे क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दो क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे आपके पेपर में। चूज द करेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड बताइए, इनमें से कौन सा। न्यूजेंस, न्यूसेंस, न्यूसेंस। न्यूसेंस का राइट क्या मतलब कि जिसे बोलते हैं उपद्रव, बाधा, तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है मेरे भाई, NUISANCE होता है। NUI किसी में है, बिल्कुल नहीं, देखिए डी केवल ऑप्शन दे रखा है, NUISANC। इसका मतलब क्या होता है, एक प्रकार का आप साथियों क्या बोल सकते हैं, बाधा बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं आप लोग, उपद्रव भी बोल सकते हैं। ओके, नॉनसेंस, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 36, द गिवन सेंटेंस कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर, द सेगमेंट दैट कंटेन द एरर। चलिए बताइए, फिर से वही सवाल, ग्रामेटिकली मिस्टेक एरर आपको बताना है। यू लुक वेरी टायर्ड, यू वुड गो टू बेड नाउ। इसका मतलब तुम थके हुए लग रहे हो, तुम बिस्तर पे चले जाओ, जाओ। यू लुक वेरी टायर्ड, तुम कैसे थके हुए लग रहे हो। यू वुड गो टू बेड नाउ, तुम कहाँ पे जाओ, बिस्तर पे जाओ। तो दोस्त यदि इस तरह का सवाल आया, जिस भी सेंटेंस से यह साथियों पता लगे कि आपको सजेशन या एडवाइस मिल रहा है, जिस भी सेंटेंस से आपको यह पता लगे साथियों कि हमें सजेशन या एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है, तो साथियों हमेशा किसका प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग होता है मेरे भाई। किसका प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग। यदि साथियों जिस भी सेंटेंस से यह पता आपको भाव मिले कि हमें सजेशन मिल रहा है या एडवाइस मिल रहा है, तो उस समय हमेशा साथियों कि शुड का प्रयोग होता है। क्या साथियों, शुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए यू वुड गो की जगह क्या होगा साथियों, शुड गो हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा मेरे भाई, शुड गो का प्रयोग होगा। ये याद रखेंगे दोस्तों, ये मेरी बात हमेशा याद रखें। जिस भी सेंटेंस में यह पता लगे कि सजेशन या एडवाइस का भाव प्रकट हो, या हमें लगे कि इस तरह का मिल रहा है सेंटेंस हमें अर्थ, तो हमेशा याद रहे शुड का प्रयोग होता है। तो इसमें से ग्रामेटिकली मिस्टेक कौन होगा मेरे भाई, तो यहाँ से यू वुड गो हो जाएगा। और भाई काफ़ी दोस्तों की इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, यार कौन सा मिस्टेक है, ऑप्शन में भी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन भाई वही जो आप चेंज करेंगे वही बिल्कुल सेम दिया रहेगा आपको ऑप्शन में। ओके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अलाउ, सभी को पता होगा अनुमति देना। सिनोनिम्स बताना है, बिल्कुल सेम मीनिंग, रिजेक्ट नहीं करना है ना, रिजेक्ट अस्वीकार करेंगे, स्टॉप रुकना, परमिट, बताइए इजाज़त देंगे ना। अलो मतलब क्या होता है, अनुमति, तो परमिट कर देंगे, तो बिल्कुल सिनोनिम्स का एलो का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स परमिट हो जाएगा। डिसअलो तो नहीं कर देंगे, इनकार तो नहीं करेंगे ना मेरे भाई, यहाँ से एंटोनिम्स तो बताना नहीं है, सिनोनिम्स बताना है, तो एलाव का परमिट, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अलाइक, एक जैसा, क्या बोल सकते हैं, एक जैसा बोल सकते हैं आप लोग। तो इसका साथियों बताइए कि एंटोनिम यानी अपोजिट, विलोम शब्द। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब सभी को पता होगा साधारण होता है। सिमिलर मतलब समान, सेम मतलब समान। तो एक जैसा साथियों तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, डिफरेंट हो सकता है, भिन्न हो सकता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 39, चूज द करेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड। तो इनमें से चूज करना है वही, तो यहाँ पर देखिए एलिजिबल, एलिजिबल, तो करेक्ट वाला ऑर्डिनरी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, एक प्रकार का अफटनीय, अस्पष्ट होता है, क्या सकते हैं, अस्पष्ट होता है मेरे भाई, याद रखेंगे आप लोग। तो करेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड कहना ऑर्डिनरी, ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 40, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एबोलिश, एंटोनिम बताना है साथियों, विलोम शब्द एबोलिश का बताइए आप लोग तुरंत मेरे भाई। एबोलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना है, समाप्त करना। चलिए बताइए समाप्त करना है क्या, बताइए एंटोनिम। डिसप्रूव, डिसप्रूव का मतलब क्या हो जाएगा, असत्य सिद्ध करना। कॉन्टेंट, संघर्ष, कंटिन्यू, लगातार। डिस्क्लोज, खुलासा, क्या हो सकता है, समाप्त करना। एंटोनिम, तो इसका क्या हो सकता है साथियों, तो कंटिन्यू हो सकता है, बिल्कुल कंटिन्यू हो सकता है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, कंटिन्यू मतलब जारी, जैसे ये समाप्त करना होता है तो इस तरह से कंटिन्यू जारी रखना हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल मेरे भाई राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 41। मूव अहेड और फॉरवर्ड स्टडली एंड ग्रेजुअली, वन वर्ड में बताना है। मूव अहेड और फॉरवर्ड स्टडली एंड ग्रेजुअली, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? आगे बढ़ो लगातार, मूव अहेड, आगे बढ़ो लगातार और साथियों, एंड फॉरवर्ड स्टडीली ग्रेजुअली यानी और धीरे धीरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो लगातार और धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? फोरगो। फोरगो स्पेलिंग देखिए FOREGO, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? छोड़ देना, इसके मतलब होता है छोड़ देना, इसके मतलब हो जाए। और पैरेड का मतलब, और फोरगो इसके माने क्या होता है साथियों? इसके माने हमेशा याद रखिए दोस्तों, आगे बढ़ना होता है। ये दोनों आप ध्यान देंगे, आगे बढ़ना हमेशा देखिए FOREGO, इसका मतलब छोड़ देना होता है। लेकिन सिंपल जैसे देखिए FORGE है ना, फोरगे ना, इसका मतलब आगे बढ़ना होता है। ओके, और यहाँ से फोरम का मतलब क्या? फोर रन का मतलब क्या होता है? पूर्व सूचना देना होता है। तो यहाँ से मूव अहेड आर फॉरवर्ड स्टडीली यानी ग्रेजुअली के एक शब्द क्या हो जाएगा? फोरगो, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। I am sure that there is not on this campus now. I am sure there is not anyone या somebody, nobody या no one on this campus now. तो बताइए दोस्तों, आप हमने साथियों हमें बताया हमेशा याद है, यदि नेगेटिव सेंटेंस आपको दिख गया, नेगेटिव सेंटेंस आपको दिख गया, इस तरह का आपका नो बडी, नो वन, समबडी, एनीबडी दिया है, तो तुरंत साथियों इज नॉट का यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तुरंत आप लोग एनी का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन में रहे, या तो एनीबडी का प्रयोग कर दीजिए। बताइए ट्रिक कैसा लगा? यदि नेगेटिव सेंटेंस रहे तो एनी या एनीबॉडी का प्रयोग होता है। यदि यही पे पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हमेशा याद रखिए सम या आपका सम बॉडी का प्रयोग होता है। बताइए ट्रिक कैसा लगा? मज़ेदार आया? तो इसी बात पे आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई, और चैनल पे नहीं तो लाइक जरूर करिएगा यार। लाइक, एक लाइक आप देख सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल से एक भी सेकंड नहीं लगता, वही आपका लाइक साथियों हमें मोटिवेट करता है कि आपकी तैयारी में और भी कितने अच्छे से हम लोग करा दें कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल 90 का 90 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो वही साथियों लाइक जो आपको लगता है ना, ये छोटी सी लाइक है, लेकिन साथियों वही लाइक हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब कि कॉन्फिडेंस लाता है। तो आई एम श्योर दैट देयर इज़ नॉट, अभी हमने क्या बताया? नेगेटिव सेंटेंस के लिए एनी या एनी बॉडी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। यही यहाँ पे यदि पॉजिटिव रहता तो सम बॉडी के प्रयोग या सम बॉडी का। ओके दोस्त, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रीजनिंग के सवाल आप देखने के आपको मिलेंगे, ध्यान से देखेंगे। आम का संबंध फल से है तो फूल गोभी का संबंध किससे हो जाएगा? आम क्या है? तो एक प्रकार का फल है, ये सभी को मालूम होगा। तो फूल गोभी क्या है बताएंगे सभी साथी? पौधे हैं कि बंद गोभी की सब्जियां? जिस प्रकार से आम साथी फल है तो फूल गोभी तो एक प्रकार का सब्जियां ही है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो सकता है आपका? बिल्कुल मेरे भाई राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 44। YKS का संबंध VHP से है तो SCM का संबंध किससे हो जाएगा? MYG से। क्या मतलब है? चलिए बताइए, हल कीजिए आप लोग फटाफट। इस तरह का सवाल हल करने के लिए तुरंत आपके मन में साथियों क्या आना चाहिए? कोडिंग आना चाहिए। YKS VHP, देखिए Y आपका 25, K आपका 11, S आपका 19, V आपका 22, H आपका 8, P आपका 16। ऐसे आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कोडिंग वाला। जैसे देखिए 25 से 22 -3, सेकेंड कलर सिलेक्ट करते तो और भी बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। एक सेकंड मेरे भाई देखिए, और 11 से 8 यानी -3 क्या है? ओके सॉरी, देखिए उसके बाद 19 से 16 -3 क्या है? यहाँ पे क्या किया दोस्तों? पैटर्न क्या बदल रहा है? -3 का बदल कर रहा है, -3 का। उसी प्रकार देखिए देख सकते हैं आप लोग VHP से SCM बनाया है, तो दोस्त आपका VHP से क्या बनाया है? SEM बनाया है। देख सकते हैं हम लोग, V आपका 22, H आपका 8, P आपका 16, S आपका 19, E आपका 5, P आपका 16। सॉरी यार, यम है ना मेरे भाई, यस ही यम है यार, यहाँ पर M है तो यम आपका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, एक सेकंड बस साथियों, आप लोग हल करते रहेंगे साथ में, राइट ऑप्शन बताएंगे, आप लोग क्लिक करेंगे, हमारे लिखने हुए सब आप लोग तुरंत अब बता देना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है मेरे भाई? यम है आपका, यम कितने नंबर का? 13। देखिए 22 से 19 कितना आया? -3, और 8 से 5 -3, और 16 से 13 -3। समझिए क्या कर रहा है साथियों? -3 कर रहा है। तो यहीं पे साथियों हम लोग हल कर सकते हैं क्या? क्या हम लोग साथी वेट, क्या हम लोग इसी पर SEM जैसे है, SCM से हम लोग कितना बनाएंगे? S आपका 19 होता है, E आपका 5 होता है, M आपका 13 होता है। तो कितना माइनस करा? 3 माइनस करा। यदि हम 19 में से -3 करेंगे तो 16,
-3 5 में से करेंगे, 5 में से -3 करेंगे तो 2, और 13 में से -3 करेंगे तो 10। देखिए 16 आपका पी होता है, 2 आपका बी होता है, 10 आपका जे। पी बी जे क्या ऑप्शन दिया है तभी राइट ऑप्शन होगा। देखिए आपका पी बी जे, देखिए डी ऑप्शन दे रखा है। बिल्कुल सिंपल सा, तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह से आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 45। अब ये सवाल थोड़ा सा आपको दोस्तों दिमाग लगाना है। सबसे पहले इस सवाल को आप लोग सेशन को पॉज करेंगे, उसके बाद ही राइट ऑप्शन देंगे। हल कीजिए आप लोग पहले। एक निश्चित कोड भाषा में यदि नॉइस को इतना नंबर लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है, तो इसी भाषा में डोरमेंट को किस रूप में लिखा जाएगा। आपका ये सवाल हल करने भाई ना दिमाग चकरा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए हल करके बताइए, देखते हैं कितने बंदे इसको हल करते हैं। बहुत अच्छा आप जब का जवाब आ रहा था क्वेश्चन नंबर 44 तक, तो आप बहुत अच्छा से जवाब दिए। लेकिन अब दोस्तों बताइए जो 45 से 50 क्वेश्चन होंगे ना मेरे भाई, उसमें आपका दिमाग हिलने वाला है। चलिए बताइए कैसे करेंगे आप लोग इसको। जैसे आपका नॉइस लिखा है, नॉइस को कितना कोड किया है, 5 9 14 15 19 कोड किया है। तो बताइए राइट ऑप्शन। चलिए बताइए, क्लिक कीजिए तुरंत फटाफट, कैसे आएगा। तो दोस्तों इस तरह का हवाला अगर नहीं मिले तो क्या करें दोस्तों, इसको तुरंत आप लोग क्या करें, वर्णमाला क्रम में कीजिए। जो वर्णमाला होता है ना, जैसे ABCD ना, तो जैसे पहले आपका कौन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी, उस तरह से देखिए प्रश्न में, उस तरह आपको हल करना है। जैसे नॉइज में देखिए, प्रश्न में देखिए नॉइज, तो नॉइज में पहला कौन आएगा, ABCDE है तो ई कर दीजिए। उसके बाद इज ABCDE, FGHI है, आई है, GHI नहीं है, J है, K नहीं है, L है नहीं है, M है नहीं है, N देखिए एन नॉइस में N है तो EIN हो जाएगा। उसके बाद NO है, देखिए NOEINO, फिर उसके S लास्ट, बस लिख दीजिए। देखिए E को कितना, देखिए प्रश्न में देखिए E 5 तो E की जगह 5, और I देखिए 9 होता है तो 9 कोड कर दिया। फिर N देखिए 14 है तो 14 N कर दिया। देखिए फिर 15 है तो यानी O की जगह 15 किया है, S की जगह 19 किया है। तो भाई समझे क्या किया, इसको वर्ड क्रम में किया तो उसके बाद बस सिंपल सा कोड कर दिया है। जिस नंबर पे अक्षर है उसका नंबर सेम टू सेम लिख दिया। जैसे देखिए ई आपका 5 होता है, आई आपका 9 होता है, एन आपका 14 होता है, ओ आपका 15 होता है, और एस आपका 19 होता है। क्या आप लोग समझे। तो उसी प्रकार डोरमेंट को हम लोग लिख लेते हैं इसी में। डोरमेंट तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा, डोरमेंट देखिए ए है तो अल्फ़ाबेट में ए लिख लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा, AB नहीं है, C है, D है, देखिए D लिख लेते हैं। उसके बाद ABCDE नहीं है, F नहीं है, GHIJK नहीं है, L भी नहीं है, डोरमेंट JKL, M है, देखिए M है तो M कर दीजिए। उसके बाद मेरे भाई ADM M, उसके बाद MN है, डोरमेंट N है, देखिए है, MNO है भी। अब इतना ही ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, हल कर सकें बस टाइम बचे। देखिए 1 होता है, D आपका 4 होता है, M आपका 13 होता है, N आपका 14 होता है। देखिए 1 4 13 14 किसी में 1 4 13 14, 1 4 13 14। देखिए कि केवल पहला ऑप्शन देखिए 1 4 13 14 पहला ऑप्शन देगा, और दूसरा का ऑप्शन देखिए 1 4 13 17, तो दूसरा ऑप्शन कट गया। उसके बाद लास्ट वाला C ऑप्शन तो हटा दीजिए क्योंकि 8 दे रखा है तो मतलब नहीं है। और D ऑप्शन देखिए 1 4 13 14 इसमें दिया भाई, 1 4 13 14 15 दिया भाई दोनों ऑप्शन, तो इसका मतलब हमें करना पड़ेगा ओ आपका 15, तो देखिए इसमें भी 15 इसमें भी 15। उसके बाद देखिए MNO, उसके बाद क्या है MNO O P क्यों P नहीं दिया, क्यों R देखिए दिया, R 18 कर दिए। देखिए इसमें भी 18 भाई, इसमें 19 दिया है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा हम लोग का, D ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। देखिए 18 मिल चुका है, और आप देखिएगा T आपका लास्ट 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 20 दिया है। तो इस तरह से D ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या किया सर, तो इसको सिंपल सा क्या किया, सभी वर्णमाला को क्या किया, क्रम में बैठा दिया है, उसके बाद बस उसका कोड कर दिया, सिंपल सा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया है। ओके मेरे भाई, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 46। एक क्वेश्चन कन्फर्म आपके पेपर में इस तरह का रहने वाला है। ये हम आपके साथ रीजनिंग का पूरा पैटर्न बता दे रहे हैं कि जिस तरह से आपका पेपर में सवाल मिलेंगे आपको याद रखिएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 7 12 50, 10 11 53 और 12 15 क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको राइट ऑप्शन लेना। तो पहले हमें देखना है कि 7 12 50 कैसे आया होगा, इसमें क्या किया होगा, बताइए दोस्त। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी हो पाएगा इस तरह का सवाल। 7 12 50 कैसे बना होगा, तो 7 से 49, लेकिन 12 बीच में दिया है,
तो मेरे भाई कैसे हो सकता है 7। इस तरह का सवाल मेरे साथ ही याद ध्यान देंगे आप लोग, केवल इन्हीं दोनों से लास्ट का ये हमें मिलाना होता है। 7 12 में ऐसा हम क्या करेंगे 50 आ जाए, और इसमें 10 11 में ऐसा क्या करेंगे 53 आ जाए। बस दो ही सातों से नंबर से लास्ट वाला नंबर हमें लाना बताया। तो यदि हम साथों इसमें कुछ दिमाग लगाते हैं तो 7 से 49, 12 23 36, 12 दूना 24, 7 से 49 देखते हैं। देखिए यदि मान लीजिए 7 दूना 14 और 12 23 36, क्या किया देखिए, पहले 7 का मल्टीप्लाई 2 में किए, उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 14 36 कितना हो गया आपका 50 हो गया। क्या समीकरण मिला कि नहीं ये बताइए। उसी प्रकार अगला भी हल करते हैं। क्या समीकरण यही है 10 11 53, 10 11 53। तो 10 11 में ऐसा क्या गया, पहले हम लोग मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई 2 तो 20, और 11 का मल्टीप्लाई 3, 11 3 33, 33 और 20 33 53। देख सकते हैं मेरे भाई समीकरण मिल गया। तो हमसे क्या पूछा 12 15, तो 12 का मल्टीप्लाई पहले कितना किया जाए हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई तो 24 आ जाएगा। व 3 15 का मल्टीप्लाई 3, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 कम 15, 15 29, 15 45। तो 45 देखिए पहले 12 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 24, और उसके बाद मल्टीप्लाई 3, 15 का मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 45, जोड़िए 5 4 9 4 2 6 69। क्या 69, देखिए डी ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल। क्या आप लोग समझे। तो इस तरह का आपके पेपर में एक सवाल 110% आने वाले हैं। ओके दोस्त, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, दो क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ से आपके पेपर में रहेगा। 35 से 50, 50 से 80, 80 से 125, 125 से 185 हल किया जाए। हल किया आप लोग तो 35 से 50, 50 से 80, 80 से 125, 125 से 185 कैसे दिमाग लगाया है। 35 से 50 यानी प्लस 15, 50 से 80 प्लस 13, 50 से 125, 25 20 100, 25 45। देख सकते हैं सभी प्लस 15 प्लस 30 प्लस 45 यानी 15 15 गैप है। उसके बाद देखिए 125 से 185, इसमें भी प्लस 60 किया, 60 कर दिया है मेरे भाई, 60 किया। तो देखिए 15 30 45 60 तो 75 लास्ट में हम लोग कर देते हैं। तो 185 में 75 जोड़िए कितना आएगा, 185 में 75 जोड़िए। तो यदि हम 75 में से 15 185 में दे 200, 200 आपका 60 बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 260। क्या ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत आपको हुई बताइए। क्या क्या सिंपल साथियों, प्लस 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 तक सीरीज गया। तो इससे हमें ये मालूम हो चुका है कि 15 15 गैप कर रहा है। तो लास्ट में साथियों हम कितना का जोड़ दिए 185 में 75, क्योंकि देखिए 15 कम 15 15 30 15 45 15 चौके 60 15 75 खुद आएगा सीरीज में। तो इस तरह से क्या आ जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। और 75 में हम लोग किसका ऐड किए 185 से। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 48। एक निश्चित गुण भाषा में यदि क्लॉट को 62 43 040 लिखा जाता है तो उसी गुण भाषा में मोज़ैक को क्या लिखा जाएगा। भाई साहब आज जो रीजनिंग के सवाल है ना, आपका यदि रीजनिंग की महारत हासिल है या आप रीजनिंग की तैयारी आपका बहुत अच्छी है तो आज आपका दिमाग ज़रूर खुला है कि आप सोच रहे हैं अरे यार इस तरह का सवाल आएगा तो हमारा टाइम तो बहुत चला जाएगा और यदि हम कर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है माइंड में ना। बिल्कुल भाई देखिए क्लॉट को कितना लिखा है CLOT कितना लिखा है 6 और L को 24, उसके बाद O को 30 और T को 40। तो कैसे लिखा होगा मेरे भाई। इस तरह का सवाल आप हमेशा माइंड में रखिए कि यदि आपको इस सवाल दिया है तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जैसे 6 को C लिखा है, L को 14 पूरा साथ 24 पूरा लिखा है, O को 15 पूरा, T को 40 पूरा। ऐसा मत मानिएगा कि 4 अक्षर ये पढ़ लिए और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा मन पड़े कि यार एक को लिखा है। जैसे आप सोच रहे होंगे यल को 2 लिखा है, ओ को फिर 4, ऐसे रीजनिंग का प्रैक्टिस मेन रहता है मेरे भाई। तो इस तरह से यदि आपका सवाल आया तो तुरंत इसका कोट कर दीजिए मेरे भाई। देखिए सी आपका 3, एल आपका 12, ओ आपका 15, टी आपका 20। देख सकते हैं क्या क्या 3 का दुगना 6, 12 का दुगना 24, ओ का दुगना 30, 15 का दुगना 30, टी आपका 20, 20 का दुगना 40। सिंपल से साथियों कोड करके केवल क्या किया दुगना किया है। क्या किया है सबका कोड करके दुगना किया है। मालूम चला बताएंगे आप लोग। तो उसी तरह का मोज़ैक का बता के हमें बताइए तो हल करके MOSAIC पहले इसका कोड हम कर देते हैं, आपको सिंपल कर देते हैं। M आपका 13, O आपका 15, S आपका 19, A आपका 1, I आपका 9, C आपका 3। चलिए इसका दुगना कीजिए 13 दूना 26, 15 दूना 30,
19 दूना 38, देखिए 26 30 38 किसी ऑप्शन में है 26, और ऑप्शन को हटाते चलते हैं हम लोग। तो बताइए कौन सा हो जाएगा 26, पहले डी ऑप्शन देखते हैं 26 32, देखिए रॉन्ग हो गया। उसके बाद 26 30 आना चाहिए, 28 30, तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा। 26 30 देखिए ऑप्शन बी 26 30, 26 30 38, 26 30 38, लास्ट भी घूम जाते हैं। और ए, एक का दुगना करेंगे तो कितना होगा 2, क्या इसमें 2 दिया है? बिल्कुल, देखिए दोनों ऑप्शन में 2 2 दिया है, बिल्कुल सर जी। उसके बाद देखिए 9 है, 9 का दुगना 18, 26 30 38 2 18, 2 18 देखिए ऑप्शन ए दिया है 18, और सी देखिए 3 है, 3 का दुगना 6 भी 6 दिया है लास्ट में आपका। क्या समझ में आया? ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या किया दोस्तों, इस सवाल को अगर इस तरह का आया तो सब कुछ दिमाग लगा लीजिए दोस्तों। अगर आपके दिमाग नहीं मतलब आया तो इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं वादा के साथ कर सकता हूँ आपके पेपर में 120% इस सवाल आएगा। वैसे साथियों 100% का मान तो एक ही होता है ना, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। ओके दोस्त, तो आप ध्यान देंगे साथियों, ये कंफर्म आपके पेपर में आने वाला सवाल है मेरे भाई। यदि माइनस और चिन्ह को एक दूसरे से प्रस्थापित किया है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा? याद रखिए दोस्तों, इस तरह का यदि सवाल आए पेपर में तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, केवल जो आपका माइनस प्लस दिया ना जो प्रश्न है, लेकिन चारों ऑप्शन से इसको हल करना पड़ेगा। इसको ऑप्शन से हल करना पड़ता है इस तरह का सवाल। क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 बिल्कुल आपके लिए हम रामबाड़ लिए हैं, क्योंकि आपके पेपर में बस नंबर चेंज रहेगा, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको इस तरह से साथियों सॉल्व करने के हर ऑप्शन को देखना पड़ता है। तो उसमें साथियों जैसे कि माइनस और प्लस को चिन्ह को एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? माइनस की जगह आपको प्लस करना है ऑप्शन में, और प्लस की जगह माइनस करना है। तो चलिए पहले ऑप्शन को हम लोग उठाते हैं, और 17 आना चाहिए दोस्तों। जैसे देखिए इसी में हल कर देते हैं हम लोग, 7 × 3, उसको देखिए प्लस दिया है तो प्लस की जगह हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसा बोला है। उसके बाद 9, उसको देखिए -6 है तो यहाँ आप क्या कर देंगे? प्लस, तो हमें 17 लाना है। देखिए 7 का 21 -6 9 6 15, देखिए तो हमें कितना लाना है साथी? आपका बता सकते हैं आप लोग, हमें कितना लाना है? 17, लेकिन देखिए कितना आ रहा है? 21 6 आ रहा है, 21 6 कितना हो जाएगा आपका? 21 6 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन हम लोग का नहीं मिल रहा है। ओके, तो दूसरा ऑप्शन हम हल करते हैं। देखिए जैसे 12 प्लस दिया है तो प्लस की जगह माइनस करेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला है 12 प्लस की जगह -3 माइनस हो जाएगा 3, उसका गुणा के स्थान में गुणा चाहिए, माइनस की जगह देखिए प्लस, और हमें कितना लाना है? 10 लाना है। तो चलिए LHS RHS करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को समीकरण को सही करते हैं। देखते हैं, देखिए 12 -6 हो जाएगा, क्योंकि बॉडमस के नियम को फॉलो करेंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि माइनस डायरेक्ट कर देंगे, बॉडमस के नियम फॉलो करेंगे तभी आपका राइट होगा। उसका देखिए ये +4, ये आपका +12 कितना हो जाएगा? 16 - 6 बराबर 10। देखिए 16 में से 6 घटाएंगे 10, और इधर भी देखिए 10। इसका मतलब समीकरण नंबर 2 हम लोग का क्या हो चुका है? बिल्कुल मेरे भाई राइट ऑप्शन। इस तरह से आपको दोस्तों हल करना है। ओके, क्या आप लोग सहमत है? बताएंगे आप लोग। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 50। दोस्तों आपको तरीका समझ लेना भाई, बस तरीका समझना, आप अच्छे से करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिए गए समीकरण को संतुलित करेंगे, इनमें से दो चिन्ह को एक दूसरे से प्रस्थापित करना होगा। तो बताइए दोस्तों, और आपको प्रतिस्थापित करने के बाद हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए दोस्तों। इस तरह सवाल आपको ऑप्शन से करना होता है। पहला ऑप्शन हम लोग उठाते हैं, तो दोस्तों देखिए जैसे कि पहला ऑप्शन प्लस और गुणा दिया है, तो आपको जो समीकरण दिया है ना दोस्तों, इसमें क्या करना है? प्लस की जगह गुणा करना है, गुणा की जगह प्लस करना है। सिंपल सा साथियों, आप मेरी बात को ध्यान देंगे, जो पहली बार एग्जाम देंगे MTS का 2 क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में, इसलिए साथियों हम डेली जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन करवाते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में देते हैं। मेरे पेपर में भी 2 क्वेश्चन आया था। तो पहला ऑप्शन हम लोग प्लस की जगह गुणा करते हैं, गुणा की जगह प्लस करते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे 8 प्लस दिया है तो क्या किया? प्रश्न में गुणा कर देते हैं। 6 गुणा देखिए दिया है तो प्लस कर दिया जाए, बिल्कुल सिंपल सा। तो डिवाइडेड 2 - 10, तो हमें 6 लाना है। बिल्कुल, चलिए बॉडमस के नियम लगाइए। ओके दोस्त, तो 8 × 6 प्लस यहाँ से देखिए 2 का डिवाइड 4 में कर दे 2, कितना हो जाएगा? माइनस आपका कितना है? 10 है, बराबर 6। देखिए 8 6 14, 14 और कितना हो जाएगा? 8 6 14 प्लस 8 6 14, 2 आया इधर, माइनस कितना है साथी? 10 है, बराबर 6 है। तो 8 6 48 हो जाएगा ना मेरे भाई। यहाँ से यार मल्टीप्लाई है, क्या दिमाग हम भी लगा रहे हैं, -48 हो, वही तो सोच रहे हैं। 48 2,
उसके बाद -10, तो 48 दूनी 50 हो जाएगा, -10। ये साथियों नहीं हो पा रहा है क्योंकि माइनस में 10 घटाएंगे तो 40, लेकिन हमें कितना लाना है, 6 लाना है। ओके, अब दूसरा ऑप्शन को उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, गुणा और माइनस, तो गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा। प्रश्न में, समीकरण में जैसे देखिए 8 + 6, यहाँ पे देखिए 8 + 6 है, गुणा है, तो गुणा के स्थान पे क्या करेंगे, प्रश्न में माइनस कर देंगे। -4 डिवाइडेड, थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाएगा, 2 -10, हमें 6 लाना है, हमें 6 लाना है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 6। तो हल करते हैं, जैसे देखिए यहाँ से 2 से 2 जाएगा, डिवाइड 2 हो जाएगा, -6 प्लस आपका 8 है, उसके बाद मेरे भाई -10, इस तरह से। ओके दोस्त, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस की जगह यार क्या करना था, गुणा करना था भाई ना, भाई हम भी भूल जा रहे हैं, तो गुणा करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा देखिए, 8 × 6 = 14, माइनस कितना हो जाएगा आपका, 10 दूना 20 बराबर 6। तो देखिए 14 में से 20 घटाएंगे तो -6 + 6, लेकिन दोस्तों हमें तो +6 में लाना है, यहाँ पे -6 आ जा रहा है, तो भाई -6 आए, तो आप ये मत तुरंत टिक लगा दीजिए जल्दीबाजी में कि आप लोग का सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी भी चेक कीजिएगा, क्या आपका बिल्कुल सेम तो आ जाए, हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस, ऑप्शन बी में हम लोग को -6 मिल रहा है, लेकिन हमें +6 लाना है, तो चलिए ऑप्शन सी को उठाते हैं। ऑप्शन सी देखिए कितना दिया आपका, गुणा और भाग दिया है, तो गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा करते हैं। जैसे देखिए 8 + 6 गुणा है, तो गुणा की जगह भाग कर देते हैं, +4। उसके बाद भाग दिया तो भाग की जगह क्या कर दे, गुणा कर दे, गुणा 2 - 10, उसके बाद 6 लाना है, तो 8 प्लस, अगर इस तरह का सवाल आ गया तो ना बटे में कर दीजिए, आपको सिंपल हो जाएगा मेरे भाई। जैसे 6 / 4 है तो बटे में कर दीजिए, क्या बात है, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर जी दिक्कत, बहुत अच्छा आपने समझा दिया। तो कट्टम पिटम कीजिए यहाँ से आप लोग, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, बिल्कुल। तो 8 × 3 = 11, -10 बराबर 6, 11 में से 10 घटाएंगे, एक यहाँ से आ जा रहा है, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, माइनस और प्लस को चेंज करना है, माइनस और प्लस, यानी माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस करना है। तो 8 + 6 दिया है, लेकिन प्रश्न में माइनस करना है, तो 6 गुणा 4 एज इट इज रहने देते हैं, डिवाइडेड 2, माइनस देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस कर देंगे, +10 बराबर 6। हल किया जाए, 8 - 6 × 2 का डिवाइड 4, 2 + 10 बराबर 6। देखिए उसके बाद 8 - 6 दूनी 12 +10 बराबर 6। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस आपका कितना है, 10, और इधर कितना है 8, प्लस इधर कुछ नहीं रहता, प्लस रहता है, तो 10 × 8 = 18 -12। देख सकते हैं दोस्तों 18 में जब 12 घटाएंगे तो 6, और इधर भी 6, यानी ऑप्शन डी जाकर हम लोग का राइट ऑप्शन हुआ मेरे भाई। क्या आप लोग समझे, तरीका समझिए दोस्तों, आपके ऑप्शन में या तो ऑप्शन सी रहेगा या तो ऑप्शन ए ही देता है पेपर में, ध्यान देंगे सभी साथी। ओके मेरे भाई, क्या आप लोग सहमत है, क्या आपको तरीका समझ में आया, बिल्कुल बताइए दोस्तों, आपको सेशन कैसा लगा है मेरे भाई। बहुत मेहनत से पूरा आपका एनालिसिस करने के बाद ये मैंने साथियों पेपर सेट किया है। आज साथियों आपसे अब आपकी तैयारी एसएससी जीडी की शुरू होने वाली है, जो कि हम वो टीचर देने वाले हैं आपको जो इस समय साथियों रेलवे में वो नौकरी के पद पे हैं। उनसे हम आपकी तैयारी सबसे पहले मैथ रीजनिंग शुरू करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों 20-20 क्वेश्चन आए थे ना, वहीं साथियों वो सिलेक्शन आपको दिलवाएंगे मैथ रीजनिंग। और साथियों मैं मैथ वही क्वेश्चन कराऊंगा, जो वही पैटर्न और वही सिखाऊंगा आपको, जो कि काफ़ी अच्छे से आएगा। ओके दोस्त, वो इस तरह इस समय रेलवे के पद पे हैं, वो इसमें नौकरी कर रहे हैं। जो आपको मैथ, जो शाम को जो हम कभी कभी आपको मैथ की क्लास करवाते हैं, जो कि आप बोलते नहीं समय भैया, वो वही साथियों याद है कि वो मैथ रेलवे में सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। आपको उनसे मिलवाएंगे कभी दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब देखिएगा मेरे भाई। ओके, तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। वो साथी इसमें थोड़ा सा नर्वस होते हैं कि पहली बार उनका रहता है ना, थोड़ा सा वो रम जाएंगे तो हो जाएगा, जानते हैं कि पहली बार आने में थोड़ा सा समय लगता है किसी को। ओके दोस्त, तो आप लोग सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताइए दोस्तों, और आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से रखिए दोस्तों, क्योंकि आज समझ सकते हैं 4 तारीख हो चुका है, तो 5, 6, 7 यानी 2 दिन और आपके बाद बाकी है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए मेरे भाई। ओके, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को बताओ इस महीना नवरात्रि चल रही है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद आप पे बना रहे। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं शाम को एक नया सेशन के साथ, शाम को 6:30 बजे वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे आपके पेपर में जो बनेगा। ओके दोस्त, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और लाइक करना ना भूलिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट,
धन्यवाद।